लेह में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर झड़प, जहां पिछले 15 दिनों से अनशन पर हैं वांगचुक और संवैधानिक गारंटी को लेकर अनशन कर रहे थे। फिलहाल ये अब से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर है जहां साफ है कि किस तरीके से लेह में अचानक हालात बिगड़ गए हैं और पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प की ही ये वो तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ है कि किस तरीके से यहां पर अब सड़क पर गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से जगह जगह मौजूद ये प्रदर्शनकारी और ये वो छात्र हैं जिन्होंने सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा दी। तो लेह में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की यह तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें पूरा मामला क्या है। सोनम वांगचुक जो कि भूख हड़ताल पर थे, पिछले 15 दिन से अनशन पर हैं। आज की तस्वीर यह है कि भूख हड़ताल को लेकर ही पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई है। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां इलाके में साफ है कि कैसे सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और काले धुएं का ये गुबार भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां साफ है कि कैसे सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए थे और प्रदर्शन कर रहे थे और इसी सोनम वांगचुक के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के दौरान अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात बिगड़ गए। फिलहाल खबर यही है कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर झड़प हो गई। इस बीच एक और बड़ी खबर है। लेह में बीजेपी ऑफिस में उपद्रवी घुस गए। उपद्रवियों ने पार्टी का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया। बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर भी खबर आ रही है। ये देखिए तस्वीर, जहां इस इमारत के हर ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए ये उपद्रवी और ये बीजेपी ऑफिस है लेह में, जहां उपद्रवियों ने पार्टी का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया है। अब एक और तस्वीर, सड़क के एक हिस्से पर मौजूद यही प्रदर्शनकारी किस तरीके से पथराव कर रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन, लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प को लेकर खबर और ये तस्वीरें अब सामने आ रही है कि कैसे पहले बीच सड़क पर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, वहीं सड़क के एक तरफ पर मौजूद यही प्रदर्शनकारी, यही छात्र पथराव कर रहे हैं। तो लेह में इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां सड़क पर अब गुस्सा नजर आ रहा है। हालांकि पूरा मामला भी हमने आपको बताया, जहां सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर पिछले 15 दिन से जारी अनशन के समर्थन में ही सड़क पर उतरे ये छात्र किस तरीके से आज पुलिस से भिड़ गए। लेह में छात्रों और पुलिस की झड़प की ही ये एक और तस्वीर है, जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से इस परिसर को आग के हवाले कर दिया गया। यही वजह है कि काले धुएं से ये इमारत ढक चुकी है। हालांकि अलग अलग जगहों से ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये एक ऐसा परिसर नजर आ रहा है जिसमें अंदर तक देखिए कैसे पूरे कंपाउंड में, परिसर में आग लगी हुई है। एक तरफ सड़क पर सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, वहीं अंदर इमारत का ये हिस्सा नजर आ रहा है जहां साफ है कि कैसे लगातार बवाल बढ़ चुका है। एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां खबर यह थी कि लेह में बीजेपी का वो ऑफिस जहां पर उपद्रवी अंदर तक पहुंच गए, छत तक चले गए, झंडा उखाड़ कर फेंक दिया, बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की। सड़क के एक और हिस्से की यह तस्वीर जहां साफ है कि किस तरीके से वांगचुक के समर्थन में उतरी यह भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही थी। पिछले कई दिनों से खबर है कि 15 दिन से अनशन पर हैं वांगचुक और संवैधानिक गारंटी को लेकर ही वो अनशन कर रहे थे, लेकिन इस बीच इसी अनशन को समर्थन के नाम पर सड़क पर उतरे छात्रों ने आज किस तरीके से पुलिस पर पथराव किया उसकी तस्वीर सामने आई है। छात्रों ने सीआरपीएफ की न सिर्फ गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, बल्कि ये तस्वीर जो छत से ली गई है उससे साफ नजर आ रहा है कि कैसे इमारत के इस एक हिस्से में भी आग लगी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, सोनम वांगचुक जो कि भूख हड़ताल को लेकर पिछले 15 दिन से जिस तरीके से अनशन पर बैठे हैं, संवैधानिक गारंटी को लेकर अनशन कर रहे हैं, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं ये छात्र और समर्थन में सैकड़ों स्थानीय लोग जिस तरीके से प्रदर्शन में शामिल हुए, आज अचानक हालात बिगड़ गए। तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस बीच एक और खबर है। लद्दाख के मुद्दे पर ही गृह मंत्रालय पहले से ही बातचीत शुरू कर चुका है और वांगचुक समर्थकों से गृह मंत्रालय की बातचीत को लेकर यह खबर है। नई दिल्ली में 6 अक्टूबर को अब अगली बैठक भी होने वाली है। इस वक्त के हालात क्या है, स्थिति क्या है, और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी महराज अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महराज, क्या खबर? बिल्कुल स्वरूपी बता दें, आज जो अभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में घमासान देखा जा रहा है, वो विशेषकर अगर हम कहें तो आज जैसे ही जो सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों द्वारा जो है ये प्रोटेस्ट जो है पीसफुल प्रोटेस्ट पहले शुरू किया गया था, वो हालांकि अनशन पर बैठे हैं। और बीते साल भी हमने देखा, पिछले साल भी हमने देखा कि जो सोनम वांगचुक है वो विशेषकर इन 4 मुद्दों को लेकर जो है वो अनशन कर चुके हैं और आज भी जो है उसी अनशन को लेकर वो जब जैसे जमा हुए तो 2 उनके समर्थकों की जो कि महिलाएं बताई जा रही हैं, उनकी हालत
हालत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके बाद कहा जा सकता है जो उनके समर्थक थे, विशेषकर युवा जो उनके समर्थक है, वो जो है उग्र हो गए और जो है सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद जो भी सरकारी वाहन वहां से आया उस पर पथराव हुआ और उसके बाद कहा जा सकता है कि बीजेपी कार्यालय पर भी पथराव किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो है अभी बीजेपी कार्यालय पर पथराव की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन बता दें आपको कि अभी भी जो है प्रदर्शन चल रहे हैं और पुलिस कोशिश कर रही है, टीयर गैस शेलिंग की जा रही है और हालात अभी बिल्कुल तनावपूर्वक बने हुए हैं। पुलिस की कोशिश यही है कि जो ये प्रोटेस्टर्स है इनको जो है सुलझाया जाए, इनको समझाया जाए और जो प्रदर्शन है उन पर काबू पाया जाए, लेकिन अभी भी जो है प्रदर्शन चल रहे हैं और पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि पुलिस जो प्रदर्शनकारी है उनको जो है उन पर काबू पाया जाए। लेकिन अभी तक अगर हम कहें जो सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी डिमांड है वो स्टेटहुड, यानी उसका जो है उसकी घोषणा किया जाना, लद्दाख के लिए अलग स्टेटहुड, और अगर हम देखें तो 6th शेड्यूल में जो है संविधान की इस 6th शेड्यूल में जो है लद्दाख को जो है वो शामिल करना शामिल है। वहीं पे अगर हम बताएं जो सोनम वांगचुक है वो क्योंकि एनवायरमेंटल लिस्ट भी है, तो वो जो लद्दाख के पर्यावरण को लेकर जो है लड़ते आए हैं, उसको लेकर भी जो है 6th शेड्यूल में उनकी विशेष मांगे हैं जो जिनको लेकर वो काफ़ी समय से अनशन भी कर चुके हैं और विशेषकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी उनका जो है प्रदर्शन बीते साल में देखा गया था। लेकिन अभी जो है इसमें यही है कि MHA की जो बैठक है वो 6 अक्टूबर को इस उनके विशेष दल से होने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है आज जो है हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं और अभी सरकारी गाड़ी जो भी सड़क पर निकल रही है उस पर जो प्रदर्शनकारी है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो है सोनम वांगचुक के समर्थक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उपद्रव मचा उसके बाद जो भी युवा है वो जो है वो गाड़ियों पर हमला करता है। हालांकि जो उनके कुछ समर्थक है वो तमाशाई है, वो इस पूरे हिंसा में जो है भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि जब अभी भी जो है हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं और पुलिस कोशिश कर रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को जो है समझा बुझाकर जो है खामोश किया जाए। और वहीं पे अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो उनका स्पष्ट ये भी संदेश आया है कि जो वायलेंस है वो उसके साथ नहीं है और वो अपने सपोर्टर्स से बार बार जो है अमन की आश रखते हैं, और जैसा कि बीते वर्षों में भी देखा गया था कभी भी ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। हालांकि उनका जो प्रदर्शन था वो 2 महीने 3 महीने तक भी चला था, लेकिन कभी भी ऐसी घटना उनके प्रदर्शन में नहीं देखी गई थी। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं इस पर आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट ले। महराज हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके नेतृत्व में कुछ स्टूडेंट सपोर्ट में जरूर आए, लेकिन इस वक्त सड़क पर जो लोग मौजूद हैं वो सभी समर्थक हैं भी या नहीं, इसको लेकर खुद उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि संवैधानिक गारंटी को लेकर हो रहे अनशन को लेकर ही खबर बता दे, जहां पिछले 15 दिन से वांगचुक अनशन पर हैं और 5 मांगे उनकी क्या हैं ये भी हमने आपको दिखाई। लेकिन ये आज की 4 तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं कि अचानक युवाओं के इस आंदोलन में किसने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, किसने इमारतों को फूंक दिया, क्योंकि खबर यही है जहां लेह में अचानक हो रहे इस प्रदर्शन के बीच ही हालात बिगड़ गए और उपद्रवियों ने किस तरीके से, खबर यह है कि बीजेपी पार्टी ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की है और इस बीच प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की जो जद्दोजहद हो रही थी उसी दौरान सुरक्षा बलों पर भी पथराव किया गया। हालांकि खबर इस बीच ये भी है कि किस तरीके से सोनम वांगचुक के समर्थन में ही रैली निकालने को लेकर फैसला हुआ था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन हो रहे थे, अनशन पर वो भी हैं, लेकिन इस बीच आज अचानक जो हालात बिगड़े उसकी ये 4 तस्वीरें जिससे साफ है कि किस तरीके से लगातार न सिर्फ पथराव होता रहा, लेकिन खबर है कि सीआरपीएफ की जो गाड़ी सड़क पर थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये इमारत का वो हिस्सा देखिए जिसमें अंदर कंपाउंड में लगी आग से भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे काले धुएं के गुबार से ये इमारत ढक चुकी है, क्योंकि खबर ये कि किस तरीके से प्रदर्शन उग्र हो गया और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर, सुरक्षा बल पर पथराव भी किया। हालांकि काबू में करने की हालात की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से लगातार हो रहे इस भूख हड़ताल के समर्थन में आ रहे स्टूडेंट्स और इस बीच अचानक हुई आगजनी और पत्थरबाजी को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सभी वही सपोर्टर्स हैं। अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित, क्या खबर इस वक्त आपके पास?
देखिए, इस वक्त जो सुरक्षा बल है वहाँ पे वो पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन अचानक से बीजेपी का जो दफ्तर है वो जलाया जाता है और पूरी तरीके से जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ पे लद्दाख पुलिस है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और पूरी तरीके से जो कंट्रोल है उसको वहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो स्टेट जो बीजेपी के एमएलए हैं और लद्दाख के इलेक्शन इंचार्ज विक्रम रंधावा, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कौन लोग थे जो इस स्टेशन को इग्नाइट कर रहे थे? कौन लोग हैं जो इस स्टेशन के अंदर आग में घी का काम कर रहे थे? उन लोगों पे पूरी निशानदेही होनी चाहिए और जितना भी ये डैमेज ले के अंदर किया है इसकी भरपाई उनसे करवानी चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राज्य का दर्जा मिलना कि नहीं मिलना ये केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। पहले 72 वर्ष तक तुम रोते रहे कि हमें यूटी बनाइए, हमें जम्मू कश्मीर के चुंगुल से अलग कीजिए। अब पुनः जगह दर्जा लेने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। जी जी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी दफ्तर को भी जलाया, आगजनी हुई है, वहां पर हिंसक प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं? ये पता लग जाएगा ना अभी थोड़े दिनों में, एजेंसियां अपना काम करेंगी और पता लग जाएगा। जलाने वालों को कांग्रेस का शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आपका लगातार आ रही तस्वीरों से भी साफ है कि किस तरीके से हालात को काबू में करने की अब कोशिश की जा रही है। तो टाइफून रागासा थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग में कैसे तबाही मचा रहा है। चौंकाने वाली खबर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आई है, जहां बैंकॉक की सड़क पर विशाल गड्ढा बना और सड़क पर अचानक 50 मीटर तक गहरा गड्ढा हो गया। गड्ढा बनने से लोग सकते में आ गए। सड़क का ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक चुका है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि बैंकॉक की सड़क पर जिस तरीके से यह विशाल गड्ढा बना, साफ नजर आ रहा है कि लोगों की आवाजाही इस पूरे रूट पर थी और उसी दौरान अचानक से सड़क पर 50 मीटर गहरा गड्ढा। लोगों के बीच दहशत, सकते में आ गए लोग। जहां देखिए किस तरीके से सड़क के इस हिस्से के टूटते ही वहां पर स्पार्किंग भी होती रही, क्योंकि बिजली के जो खंभे लगे हुए थे वो किस तरीके से नीचे की तरफ आ गए। अब टाइफून रागासा का सिंकहोल कनेक्शन, एक और खबर है। पानी की वजह से सड़क पर यह सिंकहोल बना और सड़क के नीचे पाइपलाइन फट गई। ज्यादा पानी से सड़क के नीचे मिट्टी खिसक गई। एक और तस्वीर जिसमें साफ नजर आएगा कि कैसे कुछ गाड़ियां और बाइक गड्ढे में समा गई। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाना शुरू किया। सड़क का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। अचानक सड़क पर हुए गड्ढे से लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। इस पूरे रूट से गुजर रही गाड़ियां, और यही खबर है कि कुछ गाड़ियां और बाइक गड्ढे में ही समा गई। जल्द रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया। अब सिंकहोल से आसपास की दुकानों को भी खतरा। एक और बड़ी खबर, कुछ दुकान मकानों के गिरने की भी आशंका। हालांकि इलाके को खाली कराया जा रहा है और रेस्क्यू टीम के बाद सड़क को ठीक किया जाएगा। ये तस्वीरों में भी नजर आया कि किस तरीके से, अगर आप इस स्क्रीन के राइट हिस्से में देखेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि कैसे इमारत का जो आगे का हिस्सा है वो भी पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया। जो बड़े बड़े बिजली की तारें और खंभे हैं वो भी गिरते हुए बिल्कुल इसके अंदर समाते हुए नजर आए और लगातार यहां पर स्पार्किंग भी होती रही। और ताइवान में सुपर टाइफून रागासा ने कैसे तबाही मचाई। टाइफून रागासा 2025 का सबसे शक्तिशाली। पूर्वी हुआलियन काउंटी में एक झील अचानक फट गई और सड़क पर सैलाब आने से ही गाड़ियां कैसे बह गई, ये देखिए तस्वीर। तो पिछले कुछ घंटों में टाइफून रागासा ने किस तरीके से ताइवान में तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीर अब आपके सामने। सड़क पर ऐसा सैलाब की तिनके की तरह, पत्तों की तरह बहती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। और झील के फटने की वजह से कई इलाकों में बाढ़। एक और तस्वीर, लोगों ने इलाके खाली कर अपनी जान बचाई। सड़क पर कई फीट पानी भरने से लोग दहशत में। खबर यह भी कि इसी बाढ़ से 14 लोगों ने जान गंवाई है। 130 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं।
सड़क पर सैलाब आने से जगह जगह लोग फंस गए हैं। एक तस्वीर जरा देखिए, कैसे पानी के इस तेज बहाव के बीच, सैलाब के बीच ये महिला फंसी रही। खबर यह भी है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने इस महिला को रेस्क्यू किया। 260 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। अब हुआलियन काउंटी में ही घरों की दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। लोगों को रेस्क्यू कर ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया गया। राहत दल लगातार तलाश और बचाव अभियान भी चला रहा है। एक और तस्वीर सामने आई है जहां कुछ हद तक लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण लेकर पहले अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के इस तेज बहाव और इतना पानी कि दूसरी मंजिल तक, घरों की दूसरी मंजिल तक पानी आ गया। ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। इस बीच राहत और लगातार तलाश अभियान भी जारी है। और तूफान के वक्त 285 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तूफान के बाद भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। समंदर में तेज तूफानी लहरें उठी। ग्वालियर में ही फिलहाल पानी का स्तर घट रहा है। तो पानी के इस बहाव से, इस स्तर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आसपास के सभी इलाके इसकी चपेट में आ गए, क्योंकि तूफान को जिस तरीके से मॉनिटर किया गया। खबर यह आई कि तूफान के वक्त 285 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तूफान के बाद भारी बारिश से भूस्खलन को लेकर खबर। समंदर में तेज तूफानी लहरें उठी। और इस बीच खबर यह भी कि हुआलिन में ही अब फिलहाल पानी का स्तर भी घट रहा है। ताइवान के गुआंगडोंग में दस्तक दे सकता है रागासा तूफान, और गुआंगडोंग में ही तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर एक खबर। स्कूल और कॉलेजेस बंद, खाने का सामान भी जमा किया गया। तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं ताइवान के जो इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं, उसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि गुआंगडोंग में तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर खबर। ताइवान में कुदरती आफत की तस्वीर आपने देखी। अब आपको हांगकांग में बाढ़, बारिश, सैलाब के कहर की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि ताइवान की तरह हांगकांग में भी रागासा तूफान का कहर देखने को मिला। फुलटन ओशन पार्क होटल में यह तबाही की तस्वीर है। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। खौफनाक तस्वीरें हैं। पानी का इतना तेज बहाव, झरने की तरह बहता पानी, और होटल की दीवार तक टूट गई। होटल की दीवार तोड़कर पानी अंदर कैसे आया, यह देखिए। हांगकांग में ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा। घनी आबादी वाले इलाकों में नुकसान। समंदर में 13 फीट तक ऊंची लहर। रागासा तूफान की वजह से हांगकांग में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हांगकांग ने टाइफून वार्निंग अलर्ट 10 जारी किया है। यूक्रेनी F-16 ने कैसे शाहिद ड्रोन को तबाह किया। F-16 से दागी गई AIM-9 मिसाइल। यूक्रेनी सीमा में मार गिराया गया रूसी ड्रोन। तो लगातार इस फ्रंट से आ रही वो तस्वीरें जहां साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और ये यूक्रेनी F-16 ने शाहिद ड्रोन को तबाह किया है। यूक्रेनी सीमा में रूसी ड्रोन को मार गिराया गया। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया पर रूसी हमले को लेकर खबर, जहां 3 कामिकाज़ी ड्रोन से हमला हुआ। इसी हमले में एक नागरिक की जान गई, जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया की फिलहाल तस्वीर, जहां ज़ेपोरिज़िया पर रूसी हमला। खबर यूक्रेनी Su-27 फाइटर जेट के एक्शन को लेकर। डोनेट्स्क में गिराए गए GBU-62 गाइडेड बॉम्ब। रूसी सैन्य ठिकानों पर की गई बमबारी की ये तस्वीर। डोनेट्स्क रूसी सेना ने दबाव बढ़ाया और यूक्रेनी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कई यूक्रेनी इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। यही वजह है कि अब डोनेट्स्क में भी लगातार आमने सामने की जंग की तस्वीरें सामने आई। लेकिन इस बीच यूक्रेनी सेना कैसे ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रही है, उसकी ये एक तस्वीर देखिए।
बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ नेटो की जंगी तैयारी। अब नेटो देश एस्टोनिया के परमाणु प्लान को लेकर खबर। ब्रिटिश यूरोफाइटर जेट तैनाती को लिए तैयार। एटमी वेपन ले जाने में सक्षम है यूरोफाइटर। और ड्रोन घुसपैठ के बाद एक और बड़ा फैसला। पिछले कई दिनों से लगातार नेटो देशों की इस तैयारी को लेकर खबरें आई हैं। अब एटमी वेपन की तैनाती, रूस से जंग की तैयारी। खबर क्या है? क्योंकि एस्टोनिया के दो फैसलों को लेकर यह खबर है। पहला, ब्रिटिश यूरोफाइटर लड़ाकू विमान तैनात करेगा। दूसरा, ब्रिटिश F-35A की तैनाती के लिए भी तैयार। तो एस्टोनिया के ये दो बड़े फैसले हैं। हालांकि न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम फाइटर जेट को लेकर यह फैसला, वहीं परमाणु हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमान। अब यही तैयारी क्या बड़े संकेत देती है? क्योंकि वजह पहले समझिए, रूसी जेट की घुसपैठ के बाद आर पार के मूड में है एस्टोनिया। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात जिसमें यह साफ है कि किस तरीके से एयर स्पेस उल्लंघन पर रूसी विमान ड्रोन गिराने की ये तैयारी। अब निप्रो में रूस के हवाई हमले की एक तस्वीर देखिएगा, क्योंकि यूक्रेनी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया और रूस का दावा यह कि 100 यूक्रेनी जवान हताहत हुए हैं। यूक्रेनी सैन्य अड्डे को टारगेट किया गया। लगातार इस फ्रंट पर हो रहे हमलों को लेकर तस्वीरें आ रही हैं और ये आज की निप्रो की वो तस्वीर जहां रूस ने हवाई हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन का रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला, एक और खबर है, और ये बशकोतुर्स्तान की रिफाइनरी में लगी आग की तस्वीर, जहां 1500 किलोमीटर दूर से ड्रोन आया। सबसे बड़ी खबर, नेटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान। कहा, जरूरत पड़ने पर दुश्मन के विमान गिराएंगे और स्थिति का आकलन करने के बाद करेंगे हमला। हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे। मार्क रूटे का यह बयान, जरूरत पड़ने पर जो जरूरी होगा वो करेंगे। अब नेटो देशों में रूसी ड्रोन जेट के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए गए, किस तरह नेटो देशों में बढ़ रही है आक्रामकता, डिटेल आपके सामने। सबसे पहले स्वीडन, रूसी फाइटर घुसे तो मार गिराए जाएंगे। डेनमार्क, ड्रोन घुसपैठ को हमला माना जाएगा। एस्टोनिया, ब्रिटिश फाइटर जेट की तैनाती के लिए तैयार। लिथुआनिया, रूसी ड्रोन मार गिराने के आदेश। पेंटागन, रूसी मिग विमानों की घुसपैठ का विश्लेषण कर रहा है और इसी पर एनालिसिस के लिए ही फिलहाल मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ है। मनीष, पिछले कई दिनों से नेटो की ये तैयारी, और आज जब हम एक बार फिर से रूस वर्सेस नेटो कह रहे हैं, इस वक्त हुए प्रोजेक्शन और पोजीशनिंग क्या संकेत दे रही है? क्योंकि एयर स्पेस उल्लंघन के एक मौके की फिराक में है क्या ये? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह के हालात बने हैं पिछले 12 घंटे के दरमियान, और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उसके बाद तो नाटो के हौसले बुलंद हैं और एक छोटी सी चिंगारी इस महायुद्ध को शुरू कर सकती है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस पूरे किरदार में एस्टोनिया का रोल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि यूक्रेन के बाद एस्टोनिया को नाटो अपने कुरुक्षेत्र के तौर पर इस्तेमाल करें और फिर दुनिया को दिखाने के लिए भी हो जाएगा कि देखिए कैसे एस्टोनिया लड़ रहा है। एक छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े मुल्क से लड़ रहा है और कितनी बहादुरी के साथ लड़ रहा है। पीछे नाटो के सैनिक मौजूद ही होंगे। इस वक्त एस्टोनिया के एयर स्पेस को बचाने के लिए न केवल ब्रिटिश यूरोफाइटर्स, बल्कि इसके अलावा राफेल या फिर दूसरे और जो यूरोपीय देशों के फाइटर जेट हैं वो सब मौजूद हैं। एटमी हथियार ले जाने के लिए ये सब सक्षम है। ऐसी स्थिति में बाल्टिक देश के तौर पर एस्टोनिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है रूस और यूरोपीय देशों के बीच किसी भी समय शुरू होने वाले जंग में। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अमेरिका ने कैसे पनडुब्बी से आईसीबीएम का टेस्ट किया, एक बड़ी खबर बता दें, जहां ट्राइडेंट 2 D5 आईसीबीएम के टेस्ट को लेकर खबर है और फ्लोरिडा के पूर्वी तट से किए गए परीक्षण। 17 से 21 सितंबर के बीच परीक्षण। ट्राइडेंट 2 DS D5 की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। तो अमेरिकी नेवी का युद्धपोत ध्वस्त करने का अभ्यास। मेक्सिको की खाड़ी में डमी युद्धपोत पर निशाना और GBU-31 बॉम्ब से युद्धपोत को किया गया तबाह। नेटो देशों की तैयारी के बारे में लगातार खबर आपको बता रहे हैं। मनीष ने एस्टोनिया की भी बात की, लेकिन रूस नेटो के बीच युद्ध जैसा माहौल और रूस नेटो टेंशन पर अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान ही अगली बड़ी खबर। रूस के विमानों को मार गिराए नेटो, एयर स्पेस उल्लंघन पर हो एक्शन। रूस पर नेटो एयर स्पेस उल्लंघन का आरोप। तो रूस नेटो का युद्ध करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। वजह क्या है? क्योंकि ट्रंप ने कहा नेटो को रूसी एयरक्राफ्ट को गिराना चाहिए।
सवाल यह कि युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न क्यों? क्या ट्रंप समझ चुके हैं कि यूक्रेन जंग नहीं रुक सकती है? क्या नेटो और रूस के बीच युद्ध करवाना चाहते हैं ट्रंप? मायने समझिए। अलास्का मीटिंग फ्लॉप होने के बाद ट्रंप पुतिन से नाराज हैं और रूस से सीधे संघर्ष से बचने के लिए नेटो को आगे किया गया है। अब अमेरिका F-22 विमानों में बदलाव कर सकता है। F-22 को और एडवांस बनाया जा सकता है। 2040 तक उड़ान भरने में ये सक्षम होंगे। चीन के J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की उड़ान। चीन में एयर शो के दौरान ताकत दिखाई गई। एयर शो में J-20 ने हवाई करतब दिखाए। ताइवान यूएस से खरीद सकता है मिसाइल। सतह से हवा में मार करने वाली NASAMS मिसाइल पर विचार और ताइवान नॉर्वे से भी खरीद सकता है 9 NASAMS मिसाइल। चीन ने तैयार किया नई पीढ़ी का टैंक। दूर से कंट्रोल हो सकता है चीनी टैंक। वर्चुअल रियलिटी टेक्निक पर बेस्ड है। फिलहाल ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जिससे साफ है कि किस तरीके से चीन ने अब नई पीढ़ी के टैंक को तैयार किया है। खबर ये कि वर्चुअल रियलिटी टेक्निक पर बेस्ड, इस टेक्निक के आधार पर ही दूर से कंट्रोल हो सकता है चीनी टैंक। रूस के साथ तनाव के बीच जर्मनी की जंगी तैयारी। एक और बड़ी खबर है, रूस नेटो में जंग की आशंकाओं के बीच ये प्लान, जहां जंग के हालात में हर दिन 1000 घायल जवानों के इलाज की तैयारी। अब बड़े स्तर पर बंकर जर्मनी बना रहा है। नेटो की सीमा में ड्रोन घुसपैठ के बाद टेंशन। तो रूस नेटो जंग निकट और जर्मनी से सायरन। नेटो सीमा में रूसी घुसपैठ के बाद जर्मनी का यह वॉर प्लान है। जंग के वक्त हर दिन 1000 घायल सैनिकों के इलाज की तैयारी। लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर बंकर्स के निर्माण में भी तेजी। नई इमारतों के नीचे भी बंकर्स का निर्माण जर्मनी करवा रहा है। बड़ी बात यही है कि जर्मनी सक्रिय सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। 90,000 सक्रिय जवानों की भर्ती करने की तैयारी को लेकर भी खबर। लेकिन साफ है, युद्ध की तैयारियों में जुटा है जर्मनी। 7 लाख करोड़ रुपए के हथियार जर्मनी खरीदेगा। डिफेंस डील में अमेरिका से कम हथियार खरीदेगा और जर्मनी के फैसले से यूरोप के रक्षा उद्योग को भी फायदा होगा। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको के हवाले से खबर और क्या बड़े दावे किए गए, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। तो जर्मनी की युद्धक तैयारी, डिफेंस बजट बहुत भारी। रूस से बढ़ते खतरों के बीच ही जर्मनी की तैयारियों को लेकर यह खबर सामने आई है। सबसे बड़ी रक्षा खरीद का प्रस्ताव पेश किया गया। कुछ साल में 7 लाख करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे और जर्मन संसद के बजट समिति के सामने यह प्रस्ताव पेश हुआ। प्रस्ताव में 154 प्रमुख रक्षा कंपनीज की लिस्ट है। महज 8% हथियार अमेरिका से खरीदे जाएंगे। अब यूक्रेन को झटका दे सकता है यूरोप। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन को मदद रोक सकते हैं कुछ यूरोपीय देश और यूक्रेन युद्ध पर यूएस की राह पर यूरोप। यूरोपीय राजनयिक के हवाले से रॉयटर्स की आखिर यह खबर है क्या और आने वाले वक्त में इस खबर का असर क्या हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन का साथ अगर यूरोप ने छोड़ा तो जाहिर सी बात है यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये फैसला क्यों और किस आधार पर, इसी बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। दावा क्या है? यूरोप के कुछ सहयोगी यूक्रेन की मदद रोक सकते हैं और हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं यूरोप के कुछ देश। यूरोपीय देश यूक्रेन में जनशक्ति की कमी से चिंतित हैं। यूएस की खुफिया जानकारी बिना टिक नहीं पाएगा यूक्रेन और नेटो हथियारों के बिना यूक्रेनी सेना युद्ध हारेगी। अब ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, यूक्रेन में फौरन सेना भेजें। ब्रिटेन और यूक्रेन की मदद इच्छुक है तो सेना भेजें। बोरिस जॉनसन ने जर्मनी की आलोचना भी की है। टॉरस मिसाइल यूक्रेन को ना देने पर आलोचना की गई है। तो यूक्रेन में ब्रिटिश आर्मी, फिलहाल बोरिस जॉनसन की तरफ से क्या कहा गया? 5 बड़ी बातें अब आपके सामने। ब्रिटेन को यूक्रेन में अपनी सेना भेजनी चाहिए। युद्ध विराम हो या ना हो, ब्रिटेन अपनी सेना भेजे। यूक्रेन में कौन सी सेना आएगी यूक्रेन तय करेगा। और
इस बीच आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन में कौन सी सेना आएगी यूक्रेन ये तय करेगा, लेकिन विदेशी सेना को रोकने का अधिकार रूस को नहीं। यूक्रेन को सभी तरह के हथियार सहयोगी देश दे। अब अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 58,500 किलो की मिसाइल का परीक्षण और फ्लोरिडा तट से टेस्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइल। ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट। तो लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट, और ट्रंप का ये ऑपरेशन ट्राइडेंट 2 D5 आखिर है क्या? न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट अमेरिका ने किया है। सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, यही खबर। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस थी मिसाइल और मल्टीपल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड ले जा सकती है। मिसाइल की रेंज करीब 7,360 किलोमीटर है और लॉकहीड मार्टिन ने बनाई है ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइल। अब तनाव के बीच ब्रिटेन की युद्धक तैयारी के बारे में भी एक खबर आ रही है, जहां रॉयल नेवी को मिली नई पनडुब्बी और HMS एग्मेनोन पनडुब्बी समंदर में उतरी है। परमाणु पनडुब्बी HMS एग्मेनोन को लेकर ही यह खबर, जहां ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी की इस ताकत के बारे में अब जानकारी आपके सामने। 25 साल तक ईंधन भरे बिना लगातार संचालन, यह इसकी खूबी है, इसकी ताकत हम आपको बता रहे हैं। जहां दुश्मन की सोनार प्रणालियों को भी यह चकमा दे सकती है। परमाणु बॉम्ब समेत 38 हथियार ले जाने में यह सक्षम है। टॉमहॉक मिसाइल स्पीयरफिश हेवी टॉर्पीडो से लैस, सतह और पानी के भीतर दोनों में यह घातक है और दुश्मन जहाज पनडुब्बी जमीनी ठिकानों पर एक साथ निशाना साध सकती है। समंदर में 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है और दुश्मन के ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डिटेक्ट करने की भी क्षमता है। खबर रूस उत्तर कोरिया में बड़ी डील को लेकर, जहां रूस उत्तर कोरिया को सौंपेगा परमाणु पनडुब्बी टेक्निक। अब तकनीक से उत्तर कोरिया बना सकेगा विध्वंसक पनडुब्बी। कल ही किम जोंग ने सीक्रेट हथियार का दावा किया था और ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की फिलहाल खबर में क्या दावे किए गए हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि किम का एन सबमरीन सपना, क्या ये सपना पुतिन पूरा करेंगे? क्योंकि रूस उत्तर कोरिया को परमाणु पनडुब्बी टेक्निक देगा, यही खबर है। और दोनों देशों में बहुत जल्द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर समझौता। किम जोंग अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकेंगे सबमरीन। मजबूत नेवी के लिए किम जोंग सबमरीन का बेड़ा तैयार करेंगे और किम जोंग ने रूस से की थी एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन की डिमांड। रूस की इस पहल से दक्षिण कोरिया की दिक्कत भी बढ़ सकती है। भारत अमेरिका टैरिफ को लेकर बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान कि भारत के साथ टैरिफ मुद्दे को ठीक कर सकता है यूएस। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद रूबियो ने कहा, तो विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद रूबियो ने क्या कहा? मनीष आपसे करूं सवाल, उससे पहले ये बयान, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान भारत के साथ टैरिफ मुद्दे को ठीक कर सकता है यूएस। और ऐसे में एक सवाल, H-1B वीजा फिर पलटेगा अमेरिका, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का वीजा प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव और अधिक वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता। एक और बड़ी बात, अब लॉटरी की जगह सैलरी होगी चयन की कसौटी और कम वेतन पर विदेशियों की भर्ती पर रोक लगेगी। योग्यता आधारित चयन की दिशा में नया कदम। ब्रिटेन, कनाडा की ओर प्रतिभाओं का रुख भी संभव और चीन ने भी अपने दरवाजे विदेशियों के लिए खोले हैं। लेकिन अब मुलाकात के बाद आया ये बयान, है क्या मनीष? देखिए, अमेरिका की जो DHS है यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने एक प्रस्ताव ये दिया है जिन पर ये जिम्मेदारी है कि इमिग्रेशन के मामले को देखने की। उन्होंने ये कहा है कि H-1B वीज़ा को लेकर हम एक नया नियम लेकर आ रहे हैं। पहले ये होता था कि जितनी रिक्वायरमेंट होती थी तकरीबन वो 85,000 का कोटा है और उसमें फिर लॉटरी सिस्टम के जरिए निकाला जाता था और ज़्यादातर ये लगभग 60 से 70% जो है वो H-1B वीज़ा इंडिया को मिलता था। अब उन्होंने नियम में एक फेरबदल ये किया है कि अब जो डिमांड जब ज़्यादा होगी तो हम ये देखेंगे कि उस कैंडिडेट को दिया जाए जिसको कंपनियां ज़्यादा सैलरी देती है। तो वैसी स्थिति में फिर जो अमेरिकी कंपनियां, उन्हें लगेगा कि जब ज़्यादा सैलरी उनको देना ही है, उसकी जगह पे हम अमेरिकियों को रखें। ये उनकी दलील है, लेकिन अमेरिका की तमाम बड़ी कंपनियों का कहना है कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि इससे अमेरिका अच्छे टैलेंट से महरूम हो जाएगा।
क्योंकि इससे जो अच्छे टैलेंट है, जो स्किल्ड इंजीनियर है या जो दूसरे और प्रोफेशनल्स हैं, वो फिर दूसरे देशों को रुख करेंगे। ब्रिटेन जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, चीन ने भी खुला ऑफर कर रखा है। लेकिन इन सब से अलग अगर आप देखें भारत के संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो H1B वीजा में कई दूसरी तरह की तकनीकी खामियों का मुश्किल हो रही थी, हो सकता है इनके नियम बदलने की वजह से कहीं कुछ रास्ता निकलेगा। बहरहाल अभी सबसे अच्छी बात यह है कि विदेश मंत्री और जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद जिस तरह से सकारात्मक माहौल बना है कि आने वाले दिनों में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग होती है तो मुझे लगता है कि रिश्ते पटरी पर ला रहे हैं, तो इससे भी कुछ समस्या का समाधान निकलेगा H1B वीजा को लेकर। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका।